हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक अगेन। 11th क्लास की हम लोग वीडियोस जब बना रहे थे तो सेकंड चैप्टर करते हुए हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के टॉपिक्स को कवर कर लिया था। और जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे दे वर पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड ऑल दैट। अब हम उनको कवर करेंगे उन टॉपिक्स को, और काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो बन रही है आप लोगों के लिए। सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और समझोगे भी। ओके, वी आर ऑन पार्टनरशिप से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो पार्टनरशिप जो है, मैं आपको एक बार एक चीज़ बता दूं कि 12th क्लास में जब अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपकी पूरी की पूरी बुक पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है। तो आपको यहाँ पर इनिशियली काफ़ी हेल्प मिलेगी इस टॉपिक के ज़रिए उसको समझने में। तो पार्टनरशिप बेसिकली है क्या? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more people who have agreed to carried on a business and they have agreed to share profits of that business carried on by all or any of them। यानी कि कोई बिजनेस है जिसको 2 से ज़्यादा लोग आपस में चला रहे हैं और जिसके प्रॉफिट शेयर करने के लिए दे हैव कम टुगेदर। ठीक है, देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते। सेम इज़ विद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बट पार्टनरशिप में क्या है कि यू हैव दिस लिबर्टी कि आपके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हो जाते हैं। जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा पैसा बिजनेस में लगाते हैं, तो आपके पास मोर फंड्स होते हैं आपके पास, जिससे आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं और आपको ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आगे जो वीडियो क्लिपिंग है उसमें हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं एंड इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जिसके ज़रिए फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी इस टॉपिक को समझने के लिए, बेसिकली इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। तो एक बार इस वीडियो को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्टनरशिप। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हाट डज it say? It is a relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप है जिन्होंने किसी बिज़नेस को चलाने का फ़ैसला किया है, और सबसे बड़ी बात उस बिज़नेस के प्रॉफिट्स जो हैं उनको आपस में शेयर करने का उन्होंने फ़ैसला लिया है। आई मस्ट टेल यू कि जो बिज़नेस है दैट शुड बी फॉर प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज़ से होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि जो बिज़नेस है ये लीगल होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए। ओके, इसमें कम से कम जो है 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स। ऑल दो 100 मेंबर्स की परमिशन है, बट वी विल राइट ऑन ओनली 50। ओके, वी विल कंसीडर 50 ओनली। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको पता चल गई, मिनिमम मैक्सिमम मेंबर्स आपको पता चल गए हैं, और सबसे बड़ी बात आपको ये पता चल गया कि पार्टनरशिप आप एक लॉफुल बिजनेस के लिए करोगे, लीगल बिजनेस के लिए करोगे। अब हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। पहला है फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फर्म का जो फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें आपको कम से कम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों के दोनों मेंबर्स जो हैं अग्री होने चाहिए पार्टनरशिप में आने के लिए, एक लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए। दूसरी बात ये है कि इसको स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए यू डोंट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। अगर आप चाहो तो रजिस्टर करवा सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते तो ये आपके लिए ही एक जो है फ्यूचर के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। ओके, दूसरी चीज़ एग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके लिए, जब पार्टनरशिप में आप आने वाले होते हो। तो वी कैन से दैट कि जो इसका फॉर्मेशन है दैट इज़ वेरी ईजी, कोई ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट इसके लिए आपको फॉलो नहीं करनी पड़ती है। ओके, लायबिलिटी, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लायबिलिटी जनरली मेंबर्स की अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यही है कि अगर बिजनेस के जो लॉसेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि बिजनेस की प्रॉपर्टी भी या बिजनेस की एसेट्स भी उनको फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, बिजनेस उनको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो भी स्टेक पर लग सकती है, उसको बेचकर भी बिजनेस के लॉसेस को पूरा करना पड़ सकता है। तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। रिस्क बेयरिंग, सभी पार्टनर्स रिस्क बेयर करते हैं। रिस्क बेयरिंग जो है वो शेयर हो जाती है पार्टनर्स के बीच में जनरली। ओके, वी कैन से दैट कि एक चीज़ और है कि जो ये आप आगे जाके पढ़ने वाले हो कि पार्टनर्स के बीच में रिस्क बेयरिंग
कितनी हो, तो ये वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड कर सकते हैं, बट येस रिस्क बेयरिंग जो है वो काफ़ी हद तक शेयर हो जाती है। ओके, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग सब में सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंट्रोल सबके हाथों में है, जॉइंट डिसीजन होता है। अगर कोई एक पार्टनर किसी डिसीजन में ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देता है तो वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता जब तक कि वो अग्री ना कर जाए। तो सबका अग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबका कंट्रोल इसके ऊपर होता है। ओके, कॉन्टीन्यूटी, इस पार्टनरशिप जो है एक मेंबर के ल्यूनेंसी से, उसके पागल होने से, उसके दिवाली होने से, उसकी डेथ होने से पार्टनरशिप आपकी ख़त्म हो जाती है। ओके, ऑल्दो जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो चाहें तो एक नया एग्रीमेंट बना के पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, और उस बिज़नेस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप है, मान लिया 3 मेंबर्स के बीच में थी, एक को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसके बिज़नेस से अलग होते ही वो पहले वाली पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, मेंबरशिप, इसकी जो मेंबरशिप है उसके लिए जो है आपको क्या करना होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी होती है, अपना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होता है वो डिसाइड करना होता है। मेंबरशिप 2 कम से कम मेंबर्स इसके लिए चाहिए होते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर मेंबरशिप। मेंबरशिप के लिए यही चीज़ें रिक्वायर होती हैं। बाकी आपका जो पार्टनरशिप डीड है, एग्रीमेंट है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली होनी चाहिए और उसके अंदर सारी चीज़ें वैसे भी क्लियरली मेंशन होती हैं। तो मेंबरशिप के लिए कम से कम 2 मेंबर्स तो पार्टनर के लिए होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अकेला मेंबर खुद से ही तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता। ओके, नाउ वी से म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि जो भी 2 पार्टनर्स हैं या जो भी 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं वो प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। उनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता है कैसे कि कोई भी पार्टनर अपने एक्ट से बाकी के पार्टनर्स को अबाइड कर सकता है, बाकी के पार्टनर्स उसके डिसीजन की वजह से बाउंड हो जाते हैं। ओके, तो इस सिचुएशन में वो एक एजेंट का काम कर रहा होता है और प्रिंसिपल वो इसलिए होता है क्योंकि किसी दूसरे पार्टनर की एक्टिविटीज़ की वजह से, किसी दूसरे पार्टनर के एक्ट्स की वजह से वो खुद भी बाउंड हो सकता है। तो नाउ ही इज़ अ प्रिंसिपल। तो जो पार्टनर्स होते हैं वो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों का काम कर रहे होते हैं। एजेंट इसलिए कि वो अपनी एक्टिविटीज़ से दूसरों को बाउंड कर सकते हैं और प्रिंसिपल इसलिए कि किसी दूसरे की एक्टिविटीज़ से वो खुद भी बाउंड हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं पार्टनरशिप के मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, दोनों चीज़ें देखनी ज़रूरी है। एनालिसिस हम कर लेते हैं बेसिकली इसका। तो मेरिट्स हम देखते हैं, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। येस, इसको बनाना और बिगाड़ना दोनों बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि 2 पार्टनर या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स अगर दे अग्री, अगर वो चाहते हैं किसी पार्टनरशिप में आना तो दे कैन ईजिली कम, और इसके लिए उन्हें कोई लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करनी पड़ती है, लीगल कोई प्रोसीजर उन्हें फॉलो नहीं करना पड़ता है। और क्लोजर भी उतना ही ईजी है। अगर आप चाहते हो कि आप पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाहते हो तो यू जस्ट नीड टू गिव अ नोटिस। आप एक नोटिस दोगे, उसके बाद आप पार्टनरशिप से एग्जिट इजीली कर सकते हो। तो बनाना और ख़त्म करना दोनों ही बहुत आसान है। उसके बाद है बैलेंस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं डिसीजन में, सारे के सारे पार्टनर्स मिलजुल कर डिसीजन लेते हैं, सबकी सहमति से डिसीजन होता है, तो अलग अलग व्यू पॉइंट सबको कंसीडर किया जाता है। तो जो डिसीजन होता है वो एक बैलेंस डिसीजन होता है। थर्ड इज़ मोर फंड्स। देखिए, क्योंकि इतने सारे पार्टनर्स जब साथ में आते हैं, कोलैबोरेशन में आते हैं, तो डेफिनेटली वो अपनी तरफ से फंड्स भी सारे के सारे लगाते हैं। तो इसलिए जो फंड्स होते हैं इस पार्टनरशिप फॉर्म के पास, दे आर मोर फंड्स, ज़्यादा फंड्स उनके पास में होते हैं जिनका इस्तेमाल करके बिजनेस को अच्छे तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है। उसके बाद है शेयरिंग ऑफ रिस्क। येस, जो रिस्क है वो शेयर हो जाता है सही पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो रिस्क भी वही लोग शेयर करेंगे। ओके, आगे सीक्रेसी। सारे पार्टनर्स जो होते हैं वो बिज़नेस के लिए लॉयल होते हैं, क्योंकि उनका अपना खुद का पैसा बिज़नेस में लगा हुआ होता है, तो वो बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो उसे लीक आउट नहीं करते हैं। तो बिज़नेस में सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रहती है। तो ये सारे पार्टनरशिप के मेरिट्स थे। अब हम लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। लिमिटेशंस, पहले है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जनरली पार्टनरशिप में क्या होता है कि सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी स्टेक पर लग सकती है। तो ये एक लिमिटेशन है कि भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो इट्स नॉट गुड ना। ओके, सेकेंड है लिमिटेड रिसोर्सेज। जो पार्टनर्स होते हैं वो उनकी संख्या लिमिटेड होती है। जैसे अभी आपको बताया कि जनरली 50 तक करी हुई है,
तो अगर आपको अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना है तो आप और पार्टनर्स को कैसे ऐड करोगे, कैसे आप ज़्यादा रिसोर्सेज लेकर आओगे, तो रिसोर्सेज जो है लिमिटेड रहते हैं। आगे पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यस कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा व्यू पॉइंट्स, उतने ही ज़्यादा विचार, उतने ही ज़्यादा मतभेद। तो इसकी वजह से कई बार ये भी होता है कि किसी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न के ऊपर एक राय नहीं बन पाती और वो डिसीज़न डिले भी हो जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बना रहता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मैंने आपको बताया था कि किसी पार्टनर को अगर कुछ हो जाता है तो पार्टनरशिप वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ऑल्दो बाकी के पार्टनर्स चाहें तो एक नया एग्रीमेंट बना के पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो जाती है ख़त्म। तो येस यू कैन से दैट लैक ऑफ कंटिन्यूटी है यहाँ पे। फिर है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं दे आर नॉट बाउंड टू पब्लिश देयर रिकॉर्ड्स, वो अपने रिकॉर्ड्स, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिकली पब्लिश करने के लिए दे आर नॉट फोर्स नहीं होते वो। तो ये इसी वजह से जो आम जनता है, आम लोग हैं, इनके ऊपर भरोसा कम करते हैं इन कंपैरिजन टू कंपनीज, ठीक है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस इनके ऊपर कम। नाउ यू हैव सीन कि पार्टनरशिप बेसिकली है क्या, डेफिनेशन आपने देख ली, फीचर्स देख लिए और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आप लोगों ने देख लिए हैं। नाउ वी हैव टू नो कि पार्टनरशिप के टाइप्स कैसे होते हैं, पार्टनरशिप के टाइप्स जो है लायबिलिटी के बेसिस पर क्या होते हैं, ड्यूरेशन के बेसिस पर क्या होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के। उसके अलावा वी विल सी कि टाइप्स ऑफ पार्टनर कौन कौन से होते हैं, है ना, कुछ एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, कुछ खाली नेम सेक्रेटरी पार्टनर्स होते हैं, तो पार्टनर्स भी कई टाइप के होते हैं। तो फॉर नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो हमें ये जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं या पार्टनरशिप हैं ये भी पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो एक बार इस अपकमिंग क्लिपिंग के थ्रू हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप के टाइप्स कौन से होते हैं एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्टिव पार्टनर। ये एक्टिव पार्टनर कौन होता है, ये वो पार्टनर होता है जो बिजनेस के अंदर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा भी लेता है, ठीक है, ये रिस्क शेयरिंग भी करता है, डिसीजन मेकिंग भी करता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करता है, यानी कि बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ही इज़ कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। ओके, सेकेंड वन इज स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है, जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा भी शेयर करता है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है इसकी, इसके अलावा रिस्क भी पूरा बेयर करता है, लेकिन ये बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता। वी कैन से दैट ही स्लीपिंग, जिंदा होता है बट वो सो रहा होता है, स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर वो जो सारे काम करता है बट बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता। ओके, नाउ सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी लेता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है इसकी, ओके, रिस्क बेयरिंग भी पूरी रहती है, लेकिन इसकी जो एग्जिस्टेंस है, इसका जो रोल है, इसका जो पार्टनरशिप में जो बंदा है, जो ये पार्टनर है, इसकी ये बात जनरल पब्लिक को पता नहीं होती है, सीक्रेट होता है ये सारे पार्टनर्स को तो पता है लेकिन आम जनता में किसी को नहीं पता कि ये बंदा पार्टनर है, तो ही विल बी कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर, इसको हम सीक्रेट पार्टनर बोलेंगे। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नॉमिनल पार्टनर। अब ये नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करता है, ठीक है, ना ही ये जो है किसी बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। ये जस्ट क्या करता है कि सिर्फ ये अपना नाम अलाउ करता है बिजनेस में यूज़ करने के लिए, बिजनेस की एक्टिविटीज़ में ये पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन सिर्फ अपने नाम को यूज़ करने की परमिशन देता है। जो नॉमिनल पार्टनर होता है इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है क्योंकि इसने अपना नाम यूज़ करने के लिए दिया है। फिफ्थ जो है दैट इज़ पार्टनर बाय एस्टॉपल। जो पार्टनर बाय एस्टॉपल होता है ये बंदा अपनी एक्टिविटीज़ से, अपनी हरकतों से, अपने एक्शन से ऐसा शो करता है कि जैसे कि इस पार्टनरशिप में पार्टनर है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, ना तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ये प्रॉफिट्स लेता है, ना डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ऐसे शो करता है सामने वालों को। तो ऐसे में क्या होता है कि इसकी लायबिलिटी हो जाती है अनलिमिटेड। और जो तीसरी पार्टी है जिन्हें अपने लॉसेस पूरे करने हैं बिजनेस से, तो वो इससे भी एक पार्टी बना सकते हैं, पार्टनर बाय एस्टॉपल से भी जो है अपना लॉस वसूल कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग
टू द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है कि अगर बिजनेस के पार्टनर्स किसी बंदे को ये शो करते कि हमारा पार्टनर है और वो बंदा उस टाइम पर मना नहीं करता, डिनाई नहीं करता, तो थर्ड पार्टी तो इसको भी पार्टनर्स मानेंगे, बाहर के लोग इसको भी पार्टनर मानेंगे। तो वो अपने लॉसेस पूरे करने के लिए, वो मतलब जो थर्ड पार्टी हैं, वो अपने लॉसेस पूरे करने के लिए इसको भी पार्टी बना सकते हैं। हालांकि ये पार्टनर ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना प्रॉफिट शेयर करता है, ना डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है क्योंकि इसने मना नहीं किया था। अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहता है, जिम्मेदारी से बचना चाहता है, तो इसे एक नोटिस देकर इस बात को क्लियर करना होगा कि आई एम नॉट अ पार्टनर इन दिस फर्म। तो उसके बाद यह अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकता है। नाउ वी सी व्हाट आर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हमारी कितने टाइप की होती है, अब हमें ये देखना है। अभी तक हमने पार्टनर्स की बात करी थी। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप जब हम पढ़ते हैं तो इन्हें हम दो बेसिस पर देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पहले हम देख लेते हैं पार्टनरशिप एट विल को। पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है कि ये पार्टनरशिप जो है आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कब तक इसको चलाना चाहते हो। जब आपकी इच्छा हो आप इस पार्टनरशिप को बंद कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करती है ये पार्टनरशिप। अगर जब भी आपने इस पार्टनरशिप को ख़त्म करना है तो क्या करना है, जस्ट एक नोटिस देना है, सब सहमत होने चाहिए, सबके सब अग्री होनी चाहिए इस पार्टनरशिप को ख़त्म करने के लिए, यू कैन क्लोज इट। ओके, दिस इज़ पार्टनरशिप एट विल। ओके, नाउ पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए होती है, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए होती है। जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, आप बिल्डर हो, आपने बिल्डिंग बनानी है, तो इसके लिए 3-4 पार्टनर साथ में आ गए, जैसे वो बिल्डिंग बनी तो आपकी पार्टनरशिप अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर जगह के लिए मान लिया आपने ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज बनाने के लिए आपने पार्टनरशिप करी, वो ब्रिज बन गया तो आपकी पार्टनरशिप हो गई ख़त्म। तो इस टाइप की जो पार्टनरशिप होती है दैट इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, की एक टास्क के लिए करी जाती है, पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए की जाती है, और उस वर्क के कंप्लीशन के साथ ही ऑटोमेटिकली इट एंड्स। तो ये आपकी दो टाइप की पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओके, नाउ मूव ऑन टू द ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पर दो टाइप की पार्टनरशिप हमारी होती है, जनरल पार्टनरशिप एंड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ नॉर्मल पार्टनरशिप जिसके अंदर सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, सभी की प्रॉपर्टी जो स्टेक पर आ सकती है अगर बिजनेस के लॉसेस पूरे नहीं होते हैं तो। ओके, सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है इसमें। ओके, सेकेंड इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यस, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है इसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं आपस की सहमति से कुछ पार्टनर्स को ये लिबर्टी दे सकते हैं कि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो। लिमिटेड इन द सेंस कि उन्होंने जितना पैसा लगाया है सिर्फ वही डूबेगा, वही स्टेक पर है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर आँच नहीं आएगी। तो ये जो है ये दर्जा उन पार्टनर्स को दिया जा सकता है। कुछ पार्टनर्स को अपनी सहमति से आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपकी पार्टनरशिप लिमिटेड होगी। अब इसमें भी एक चीज़ रहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी लायबिलिटी लिमिटेड हो, तो इसके लिए कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना बहुत ज़रूरी है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। अच्छा, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, जो लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर्स होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग में, डे टू डे डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता। ठीक है, तो नाउ वी हैव लर्न व्हाट आर द ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी जनरल पार्टनरशिप क्या होती है हमारी, और साथ में हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। After knowing the types of partner and partnership, we are very much aware कि basically सारे concepts हैं क्या, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने पार्टनरशिप डीड के ऊपर और साथ के साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में कि किसके क्या ड्यूटीज़ हैं, किसके क्या फ़र्ज़ बनते हैं, किसके क्या राइट्स हैं, और जितने भी मैटर्स हैं वो कैसे रिजॉल्व किए जाएंगे। तो पार्टनरशिप डीड में सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होती हैं। अभी पार्टनरशिप डीड जो है इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल, दोनों टाइप की हो सकती हैं। तो लेकिन अगर ओरल हैं तो वो फ्यूचर में एक प्रूफ का काम नहीं कर सकती हैं, है ना। तो अगर आपके बीच में कोई समझौता हुआ है और वो खाली ओरल है तो उसको आप फ्यूचर में कैसे प्रूफ के तौर पे दिखाओगे। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि ये जो है रिटन में हो ताकि फ्यूचर में एक एविडेंस के तौर पे काम
कर सके। ओके, इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन आप करवाते हो तो क्या है, नहीं करवाते हो तो क्या है, करवाना ज़रूरी है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हम जानेंगे इस अपकमिंग क्लिपिंग के अंदर, देन वी विल टॉक। ओके, तो देखते हैं एक बार। सी व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड। इट रेफर्स टू agreement which specifies the terms and conditions of that given partnership। बेसिकली पार्टनरशिप डीड जो है ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, इसको अगर हम डीड बोलते हैं तो इट इज़ रिटन, ये रिटन फॉर्म में होता है। जनरली जो पार्टनरशिप का अग्रीमेंट होता है इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये रिटन हो या ओरल हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए इट इज़ एडवाइजेबल कि ये रिटन में ही हो। रिटन में हो तो यू कैन प्रेजेंट इट एज ए प्रूफ, आप इसको प्रूफ की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड क्या है, इट रेफर्स टू एन अग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द गिवन पार्टनरशिप। ओके, जो पार्टनरशिप डीड होती है उसके अंदर जनरली क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे आपको बता दूँ, नेम ऑफ द फर्म, उसके बाद नेचर ऑफ द बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट मेड बाई ईच पार्टनर, आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर्स, सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर्स, terms of governing admission, retirement, expulsion of a partner, interest on capital, interest on drawing, procedure for dissolution of the firm, preparation of accounts and their auditing, method of सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। ये सारी चीज़ें क्लियरली पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी हुई होती हैं, जिससे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने फ्यूचर में नहीं आती। बात करते हैं पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इसको रजिस्टर करवा लो। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर फ्यूचर में कोई आपके ऊपर केस करता है तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी किसी के ऊपर केस करने की सिचुएशन में रहेगी, खुद को डिफेंड करने की सिचुएशन में रहेगी। ओके, नहीं तो अगर आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं है तो फिर क्या होगा कि कोई बाहर की थर्ड पार्टी तो आपके ऊपर केस कर पाएगी, बट आप उसके ऊपर केस नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से आपको बोला जाता है कि आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन उसका करवा लीजिए। ओके, देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मीन्स द एंट्रिंग ऑफ द फर्म्स नेम along with the relevant prescribed particulars in the register of firms kept with the registrar of the firms. It provides conclusive proof of the existence of the partnership firm। यानी कि अगर आप रजिस्ट्रार के पास अपनी फर्म को रजिस्टर करवा देते हो तो ये एक प्रूफ रहेगा कि आपकी फ़र्म रजिस्टर्ड फर्म है। ओके, इसके लिए पता है आपको क्या करना होता है कि एक प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करनी होती है, जैसे कि नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, द डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ये चीज़ें कुछ ऐसी जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती हैं। साथ में पार्टनरशिप की जो है रजिस्ट्रेशन की फ़ी है वो आपको सबमिट करानी होती है, और रजिस्ट्रार जब सारी इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो आपका नाम अपने जो फॉर्म्स का रजिस्टर है उसके अंदर एंटर कर लेता है और आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो इसकी वजह से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको मैं पहले बता ही चुकी हूँ। एक आपको लीगल स्टेटस मिल जाता है। Now we have seen the partnership deed क्या है और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो यू विल फेस प्रॉब्लम। तो इट विल बी बेटर कि आप जो है इसका रजिस्ट्रेशन करवा लें। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप करवा लें तो ज़्यादा बेटर है। अब आप लोगों ने पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को देख लिया है, उसके सारे एस्पेक्ट्स अच्छे तरीके से देख लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को पार्टनरशिप का टॉपिक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आने वाली वीडियो में जो हम देखेंगे दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में और जो भी ग्रोथ प्रोसेस हुई है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी है। जब आप अगर इकोनॉमिक्स चूज़ करेंगे और आगे जाके पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को डीपली तो आपको पता चल जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर। तो इस टॉपिक को अब ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए आज हम यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता ही दिया मैंने, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हम देखेंगे। तो टिल देन देखते रहिए इस वीडियो को और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।